नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक पांच औरत की दर्द भरी कहानी। काव्या गुमसुम उदास बैठी हुई थी, जाने किन विचारों में खोई हुई थी। आसपास क्या हो रहा है उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी। काव्या को ऐसे गुमसुम उदास बैठा देखकर सौरभ भी सोच में पड़ गया था। उसको ऐसे देखकर सौरभ बोला, अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए सौरभ ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए काव्या हड़बड़ा कर उठी और सौरभ को कहने लगी, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी, आपके लिए चाय बना दूं? काव्या के माथे पर खींची लकीरों को देखकर सौरभ को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। सौरभ रसोई में काव्या के पास जाकर प्यार से पूछा, काव्या, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, बताओ ना। सौरभ के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। काव्या की आंखें पिघल उठी। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती? सौरभ तुरंत ही उसके दिल की बात समझ गया था। सौरभ ने उसे सोफे पर बैठाया। सौरभ खुद ही दोनों की चाय कप में पलटकर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भराया है? क्या घर से फोन आया था? तो काव्या ने ना में सिर हिला दिया। सौरभ काव्या को बार बार पूछता रहा तो काव्या ने सौरभ के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले रजनी के घर बच्चों के लिए बर्गर लेकर गई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने बर्गर लेने से मना कर दिया या उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ बर्गर पसंद नहीं आया? बताओ ना। अच्छा फिर बताओ ना, वहाँ क्या हुआ? जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि रजनी और भाई साहब दोनों आंगन में बैठे हुए थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई सीरियस बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने सुना तो कि वह तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं वहां रुककर सुनने लगी। जब मैंने सुना तो मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रजनी और भाई साहब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, उनकी बातें सुनकर मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई थी। ऐसा भी क्या कह दिया था भैया और भाभी ने जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? आपको पता है सौरभ, रजनी भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बांझ का मुंह देखकर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। सुबह सुबह उसे मनहूस की शक्ल दिख जाती है। कितना बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से मेरे सामने टपक पड़ती है। मुझे तो उसकी शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी तो करता है कि उसे मैं यहाँ से धक्के देकर बाहर कर दूं। और मैं भी पता नहीं भाभी क्या क्या बोले जा रही थी, मुझे तो सुना ही नहीं जा रहा था। आप ही बताइए, अगर भगवान ने मुझे माँ नहीं बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा जानबूझकर अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी? मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं भी माँ बन जाऊँ, मेरी भी कोई संतान होती, मैं एक नन्हा मुन्ना कोई मेरी गोद में खेले, जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँ। इतना कहते ही काव्या सौरभ से लिपट कर रोने लगी। सौरभ को भी अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि भाभी जी भी हद करती हैं, कितनी छोटी सोच रखती हैं। भाभी जी खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। तुम्हें इतना कुछ कहने से पहले क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें यह बात पता लग जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? तुम कौन सा जानबूझकर माँ नहीं बनना चाहती हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे तो अपनी भाभी पर बहुत शर्म आ रही है। ऐसी बातें वह कैसे कर सकती हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने।
सौरभ भी अब थोड़ा गंभीर हो गया था। सौरभ को काव्या की फिक्र होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह काव्या को कैसे समझाए। सौरभ काव्या से बहुत प्यार करता था और उसे दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। जब भी काव्या परेशान होती, सौरभ उससे ज्यादा परेशान हो जाता था। सौरभ बोला, तुम्हें भाभी ने और कुछ तो नहीं कहा? मुझे बताओ तो। अब तो सौरभ और भी ज्यादा परेशान हो गया था। सौरभ के फिर से पूछने पर काव्या बोली, आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था जब वह ऑफिस जा रहे थे, क्योंकि आज उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। मैंने सोचा भाई साहब से पूछ लूं कि प्रोजेक्ट का क्या हुआ है, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं उनसे पूछ रही हूँ वह तो उनके हाथों से ही निकल जाएगा और उसका दोष भी मेरे ही ऊपर आ जाएगा। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया और वह प्रोजेक्ट भाई साहब को मिला ही नहीं है, वह तो किसी और को ही मिल गया है। सौरभ बोलने लगा, अरे क्या बोल रही हो? प्रोजेक्ट भाई साहब को नहीं मिला है? ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? सौरभ काव्या को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा और काव्या को लगातार समझा रहा था, क्योंकि उसके भाई साहब को प्रोजेक्ट ना मिलने का दोष भी काव्या पर ही आ रहा था। रजनी भाभी कह रही थी, अगर सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल ना दिखती, शायद आज यह प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से नहीं निकलता। काव्या तो है ही एक नंबर की मनहूस औरत, अगर किसी को उसकी शक्ल सुबह ही दिख जाए, उसका तो बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा, फिर चाहे वह काम पूरा होने वाला ही क्यों ना हो। जैसे आज हमारा काम बिगड़ गया है। सौरभ तो आज तक वह खुद को और उसके अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई। जब अपनों के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो कोई भी इंसान टूट ही जाता है। काव्या के भी साथ ऐसा ही हुआ था। काव्या अंदर तक टूट चुकी थी। लोगों की कही हुई बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती थी। काव्या सौरभ को बोली, सौरभ, मैं वापस आ रही थी कि रजनी भाभी की आवाज आई कि कौन है? तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोस वाली मनहूस आंटी थी। बच्चों के ये शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके काव्या रोते रोते ही सो गई। काव्या की शादी हुए 10 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। उन्होंने जाने कितने इलाज करवाए, कोई भी ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा जहां उन्होंने माथा नहीं टेका, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने औलाद का सुख लिखा ही नहीं था। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यही सोचकर काव्या और सौरभ शहर में आए थे कि शहर में किसी को भी किसी के जीवन से कोई परेशानी नहीं होती, और कहीं शहर में लोग किसी के पर्सनल जीवन का में ताक झांक नहीं करते, और न ही लोगों को किसी के जीवन से कोई लेना देना होता है। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, किसी को किसी से कोई वास्ता मतलब होता ही नहीं है। लेकिन उनका यह सोचना भी गलत था, क्योंकि इस तरह की घटिया सोच रखने वाले लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। ये किसी गांव या शहर में नहीं होते। ऐसी घटिया सोच तो कहीं के लोगों में भी हो सकती है। काव्या और सौरभ यही सोचकर यहाँ दूसरे शहर में आ गए थे कि हर समय लोग दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से युक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया था। जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा उनके साथ हो गया था। जाहिर है इस घटना के बाद से काव्या ने रजनी से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे।
अब काव्या को रजनी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वह उससे बात करती थी उसके दिमाग में वही सारी बातें फिर से आ जाती थी। काव्या के लिए बोलती थी, इसलिए काव्या अब तो रजनी से दूर ही रहने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की दिनचर्या में अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए काव्या ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। काव्या एक पढ़ी लिखी व संस्कारी लड़की थी, कार्य में दक्ष थी। ऑनलाइन ही वह बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी और उसमें बिजी रहने लगी थी। अब तो उसके पास इतना समय भी नहीं होता था कि किसी की कही गई बातों को सोचने के लिए बैठ जाए। काव्या ने अपना पूरा समय ऑनलाइन क्लासेस में बिताना शुरू कर दिया और अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। उस समय सौरभ वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। वह घर रहकर ही अपने ऑफिस के सभी कामों को करता था और ऑनलाइन ही मीटिंग भी अटेंड करता था, क्योंकि लगभग सभी लोगों का ऑफिस जाना ही बंद हो गया था। वर्क फ्रॉम होम करता था और घर से ही पैसा कमा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। सोचने लगा, इस समय कौन हो सकता है। यह सोचते हुए सौरभ ने दरवाजा खोला। बाहर रजनी का पति अमित खड़ा हुआ था। अमित बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। अमित को देखकर मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, सब कुछ खैरियत तो है ना? आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? सौरभ ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, रजनी की हालत बहुत खराब है। रजनी का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ हाँ, बताइए भाई साहब, कोई परेशानी वाली बात है, मुझे बताइए। अरे जल्दी कीजिए, बताइए, मैं भी चलूं क्या? सौरभ ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। तो अमित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। रजनी को तो मैं ही अस्पताल ले जाऊंगा, बस आप मेरे बच्चों का हमारे पीछे से ध्यान रख लीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी भाई साहब, बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारे होते हुए बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप तो बस जल्दी से भाभी जी को लेकर चले जाइए और उनके अच्छे से इलाज करवाइए। अमित ने कहा, जी जरूर, आप निश्चिंत रहिए। भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। उन्हें इस समय इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जरा सी भी देर मत कीजिए। जब वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो उस समय अंदर काव्या दोनों की बातचीत सुन रही थी। अमित के जाते ही उसने तुरंत सौरभ को टोका। आप भी कितने नासमझ बनते हैं। रजनी को कोरोना है और बच्चे भी तो उन्हीं के साथ रहते थे। घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं। हम क्या मदद कर सकते हैं? अपने भाई साहब को मना क्यों नहीं किया? आपको तो पता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है और इस बीमारी में तो कोई देखने तक भी नहीं जा सकता। लेकिन आपने तो उनके बच्चों को ही अपनी देखरेख में रखने का निर्णय ले लिया है। आपको उन्हें मना कर देना चाहिए था। अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी, सौरभ ने कहा। सौरभ की बातों को सुनकर काव्या बोली, रजनी भाभी के तो इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं जिनका हर समय वह गुणगान करती रहती है। उन्हें क्यों नहीं बुला लेती अपनी मदद के लिए? हम तो वैसे भी मनहूस लोग हैं, हमारी मदद क्यों चाहिए? अगर हमारी मनहूसियत उनके सामने आ गई तो फिर क्या करेंगे? हम अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाती हैं, उन्हीं को बुला लें। हमारा गेट क्यों खड़खड़ाने आ गए? सौरभ बोला, अरे काव्या, तुम भी कैसी बातें करती हो। इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? काव्या का तो रत्ती भर मन नहीं था रजनी के बच्चों को अपने घर में रखने का। उसे बच्चों से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन रजनी तो काव्या को इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलती थी, इसलिए काव्या का भी रजनी से मन भर गया था।
और उसके परिवार से भी। वह किसी को भी अपने घर में आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन सौरभ की नाराजगी के आगे उसकी एक नहीं चली। सौरभ तो फोन पर अमित से कुशलक्षेम पूछता, वह भी काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत गए थे कि अमित की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। अमित का कोई रिश्तेदार मदद को नहीं आ पाया। उनके दोनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी अमित ने ले ली। काव्या को जब सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, इसी कारण दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ गई थी। दोनों में लड़ाई भी होने लगी थी। काव्या जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से सौरभ का मन खीन हो जाता। वह रजनी भाभी को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद सौरभ उनको घर नहीं लाया। सौरभ ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए काव्या से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो काव्या, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरे के कर्म उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीजें रखनी है या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। हमें दूसरों जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। जो लोग गलत करते हैं, क्या हम भी उन लोगों की तरह गलत ही करने लगे तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। काव्या ने सौरभ की बात का जवाब नहीं दिया। सौरभ ने रजनी के दोनों बच्चों का वीडियो दिखाया, जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद काव्या एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद में वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पता चला कि रजनी की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। रजनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रजनी कोरोना की बीमारी के जाल में फंस गई थी, इसलिए वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके बच्चे और उसका पति अकेले रह गए। यह सुनकर काव्या को दिल में धक्का सा लगा। अब तो काव्या के सामने रजनी और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। अमित के बड़े भाई साहब आ चुके थे। बच्चों के रोने की आवाजें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थी। काव्या ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक हिल गई। 8 साल का बंटी और 5 साल की खुशी बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिनों के बाद ही अमित का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही काव्या का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत के चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। रजनी और अमित के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे और आते और धुआं धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब ना हो सका। संवेदनाओं में डूबी काव्या निकलते बैठते खिड़की से रजनी के घर को ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से सौरभ को देखा और कहा, सौरभ, रजनी के परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। लेकिन काव्या, तुम ही बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? हम सब बेबस हैं। सौरभ ने आंखें बंद करते हुए कहा। सौरभ, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। काव्या, तुम अब ज्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। काव्या चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? सौरभ यह सुनकर अवाक रह गया। काव्या की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से ही हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ। उनकी माँ की तरह आप घर वालों से बात करके देखिए। सौरभ एकटक काव्या का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया था। काव्या की आंखों से
करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो सौरभ की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी थी। समय की गर्म आंच में काव्या के मन के सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था। किसी औरत को बांझ कहना कितना आसान होता है। तुम मर्दों के लिए उस औरत की आत्मा तक छलनी कर देते हो तुम, बार बार एक शब्द कहकर। पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है। इस बात को स्वीकार करने में तुम बाप नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।